चलो, दल बदल जो कानून है इसके बारे में क्या क्या चीज मैं बता दिया था कि दल बदल जो कानून है ये मूल संविधान में था क्या? नहीं था। इसको कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है बोलेंगे तो क्या बताओगे? 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था, जल्दी बताओ। 1985 में ये हुआ था ना। तो 52वां संशोधन के तहत इसको संविधान में लाया गया। संविधान के किस अनुसूची में लिखा गया है? 10वीं अनुसूची में। किस में लिखा है? और 10वीं अनुसूची के तहत अगर हम बात करें तो इसमें एक लिस्ट बना हुआ है कि क्या ऐसा किया जाए किसी भी सदस्य के द्वारा कि उस पर दल बदल का कानून लग जाए और उसके तहत उनकी सदस्यता निरस्त कर देंगे। समझ आ पा रहा है? तो दल बदल कानून में हम वही पढ़ते हैं कि अगर कोई सदस्य है किसी भी सदन का और वो दल बदल कानून के तहत यदि उसको हटाया जाता है, ठीक है ना, तो उसको हटाने का पावर किसके पास होता है? अगर लोकसभा में है तो अध्यक्ष के पास, और राज्यसभा में तो सभापति के पास पावर होता है कि किसी व्यक्ति पर अगर दल बदल कानून लगा हुआ है तो उसकी सदस्यता को क्या कर सकते हैं? रद्द कर सकते हैं। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना। तो हम देखेंगे सबसे पहले इसके अंतर्गत कि ये जो दल बदल जो कानून है कौन कौन सी परिस्थिति में किसी सदस्य पर लगाई जा सकती है, इसकी हम चर्चा करते हैं। समझ आ पा रहा है? तो इसका हम बात करेंगे। दल बदल कानून किसी व्यक्ति पर 5 परिस्थितियों के आधार पर लग सकता है। कितना परिस्थिति बता दो? 5। अब ये 5 परिस्थिति क्या क्या हो सकता है कि उस पर दल बदल कानून लग जाएगा और उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगा। समझ आ पा रहे हैं? तो पहला इसका कंडीशन ये बताया गया है कि कोई यदि सदस्य है, ये सदस्य जो है ये जिस पार्टी में है, मतलब अपनी पार्टी को छोड़कर, अपनी पार्टी को अगर क्या कर बता दो, छोड़कर बदलकर अगर दूसरी पार्टी में चला जाता है, दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उस पर दल बदल निरोध कानून लगेगा और उसकी सदस्यता निरस्त हो जाएगा। और दल बदल कानून केवल किस व्यक्ति पर लगाया जाता है? जो चुनाव जीत चुका है। जो चुनाव हार गया है वो किसी भी पार्टी में जाए उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन चुनाव जीत गए हैं जिस पार्टी के तहत, जिस पार्टी के माध्यम से चुनाव जीता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर लिया, तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। कौन से कानून का उल्लंघन माना जाएगा? दल बदल कानून के तहत उनको क्या कर देंगे? उनकी सदस्यता को रद्द कर देंगे। पहला कंडीशन याद रहेगा सबको, हाँ है ना। चलो, दूसरा कंडीशन ये है कि कोई सदस्य है जो चुनाव लड़ा है और वो निर्दलीय पार्टी से चुनाव लड़ा है। क्या? कौन सी पार्टी से? निर्दलीय। निर्दलीय समझ रहे हो ना, जैसे कि सूरज छाप हो गया, और बताओ, उगता सूरज बोलते हैं क्या? और मोबाइल छाप, और बताते जाओ। हाँ, गिलास छाप, ये लो गिलास छाप, आपको गिलास ही याद रहेगा, ठीक। बाल्टी उधर भी है, ठीक है। साइकिल छाप, मतलब साइकिल छाप निर्दलीय। और निर्दलीय में देखो वही जो जो राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, मतलब वो निर्दलीय में आएगा। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना। तो अगर कोई सदस्य, में क्या बोला, कौन से पार्टी से लड़ा है? निर्दलीय पार्टी से। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना। और ये निर्दलीय पार्टी से है, लेकिन वो कोई दूसरे पार्टी का फिर मेंबर बन गया जीतने के बाद। ज- चुनाव लड़ा निर्दलीय से, उसके बाद वो दूसरे पार्टी में ज्वाइन हो गया, दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तो ऐसे लोगों को भी हटा देंगे। समझ आ पा रहा है? किस, कौन से कानून के तहत? दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता निरस्त कर देंगे, रद्द कर देंगे। समझ आ पा रहा है? दूसरा कंडीशन याद रहेगा। चलो, तीसरा कंडीशन ये है कि कोई सदस्य है अगर वो जिस पार्टी का था उस पार्टी में क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया। क्या दे दिया? त्याग पत्र। मतलब यह त्याग पत्र बोलता हूँ, त्याग कर दिया। क्या कर दिया है? पार्टी को क्या कर दिए हैं? त्याग कर दिए हैं। और फिर उसके बाद दूसरी पार्टी की ज्वाइन कर लिए, दूसरी पार्टी को क्या कर लिए हैं? ज्वाइन। देखो, इसमें क्या है कि पार्टी से त्याग नहीं दिए हैं, सीधा दूसरे पार्टी में चले गए। इसमें क्या दिखा रहे हैं? हम पार्टी का त्याग कर रहे हैं, और त्याग करने के बाद कौन सी पार्टी में चले गया? दूसरी पार्टी में। तब भी उसकी सदस्यता को क्या करेंगे? निरस्त। समझ आ पा रहा है? रद्द हो जाएगा। मतलब ये नहीं बोल सकते हम तो पार्टी को त्याग के इसमें आए हैं, लेकिन अब चुनाव जीत गए उसके बाद पार्टी को क्यों त्याग सकते हैं? समझ आ रहा है? चुनाव मत जीते उसके बाद त्याग करिए, कोई भी पार्टी में जाए उससे कोई मतलब नहीं है।
चुनाव जीत गया है तभी ये सब नियम लागू होगा। आए बात समझ में? तो पहला कंडीशन क्या है, अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चला गया तो दल बदल कानून के तहत सदस्यता रद्द। समझ आ पा रहा है? दूसरा में निर्दलीय से चुनाव लड़ा है, जीत गया है और दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लिया, ठीक है। तीसरा में बता दो, अगर पार्टी से क्या पार्टी का क्या कर दिया है, त्याग कर चुका है और उसके बाद कहाँ चला गया, दूसरी पार्टी में, तब भी क्या होगा, सदस्यता रद्द हो जाएगा। क्लियर है सबका? चलो चौथा कंडीशन देखेंगे। टोटल 5 कंडीशन होता है, ठीक है ना। अब क्या होता है, हर पार्टी अपने लिए कुछ ना कुछ नियम कानून बनाता है, ठीक है ना। तो पार्टी द्वारा बनाया गया जो दिशा निर्देश होता है, पार्टी द्वारा बनाया गया जो दिशा निर्देश जो होता है, अगर उस दिशा निर्देश को, या बोलते हैं यदि पार्टी के दिशा निर्देश के विपरीत अगर वो कुछ काम कर रहा है, तब भी दल बदल कानून का विरोध माना जाएगा। समझ आ पा रहा है? तो याद रहेगा सबको, है ना। अगर पार्टी द्वारा के जो दिशा निर्देश है, जैसे जिस पार्टी का उस मेंबर है, उस पार्टी का अगर दिशा निर्देश के विपरीत कार्य कर रहा है, तो उस कंडीशन में भी ये होगा। यह विपरीत मतदान करवा देता है। जिस पार्टी का है वहां भले दिखाने के लिए उस पार्टी में है, लेकिन वो दूसरे पार्टी की तरफ से मतदान करवा देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, तो ये उसी में आ जाएगा, उसके दिशा निर्देश के विरुद्ध हो जाएंगे। समझ आ पा रहा है? तो भी उनकी सदस्यता क्या हो जाएगा, रद्द। समझ आ पा रहा है ना। चलो पांचवा और अंतिम अंतिम कंडीशन हम देखते हैं कि क्या आपको याद रखना है। होता है क्या, यदि अपन जैसे कोई पार्टी है, उस मान लो कि मतदान की परिस्थिति में है, मतलब मतदान चल रहा है कहीं पास, ठीक है ना। और मतदान के समय अगर वो जो पार्टी का मेंबर है जो चुनाव लड़ रहा है वो अनुपस्थित है, वो है ही नहीं। समझ आ पा रहे हैं? है ना। अनुपस्थित है तो क्या होगा, ध्यान रखेंगे, अनुपस्थित रहता है मतदान के समय। क्या बोल रहा हूं मैं, मतदान के समय वो क्या रहता है, जल्दी बता दो, अनुपस्थित। अनुपस्थित रहे और 15 दिन के अंदर पार्टी अध्यक्ष से अगर माफी भी नहीं मांगता है, मतलब चलो ठीक है कोई कारणवश नहीं आ पाया, तो 15 दिन के भीतर क्या करना होता है, पार्टी का जो अध्यक्ष होगा उस पार्टी के अध्यक्ष से माफी मांगना होगा। अगर ऐसा नहीं करता है तब भी उनकी सदस्यता को क्या कर देंगे, रद्द। क्योंकि चुनाव जीत चुका है, वो नहीं है फिर भी जीत गया। समझ आ रहा है ना। मतदान, क्योंकि मतदान जहां हो रहा हो तो वहां उनको रहना पड़ेगा, लेकिन वो क्या है, जल्दी बताओ, अनुपस्थित, फिर भी चुनाव मान लो क्या हो गया, जीत गया, तो उनको कम से कम 15 दिन के भीतर क्या करना होगा, माफी मांगना होगा। किससे? पार्टी के अध्यक्ष को, अध्यक्ष से माफी मांगना होगा। समझ आ पा रहे हैं? तो ये 5 कंडीशन है, याद रहेगा सबको। चलो पहला बता दो क्या है, अपनी पार्टी से दूसरी पार्टी में चला गया। दूसरा में निर्दलीय से चुनाव लड़ा और दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। तीसरा में पार्टी का त्याग किया और दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लिया। समझ आ रहा है? तो ये तो पार्टी का त्याग वाला हो गया। इसके अलावा दिशा निर्देश को नहीं मानने पर, मतदान के समय अनुपस्थित रहने पर, ये सब कंडीशन पे उनको सदस्यता क्या कर देते हैं, रद्द। समझ आ पा रहे हैं यहाँ तक? क्लियर है? और ये केवल किस पे लागू होगा बोलेंगे तो जीते हुए उम्मीदवार पर ये पांचों लागू होता है। क्लियर है सबका? आगे बढ़े। चलो इसके बाद हम ये देखते हैं कि दल बदल जो कानून है वो कब नहीं लगेगा, उसको भी हम समझ के रखते हैं, है ना। तो दल बदल कानून कब नहीं लगता है, तो सबसे पहला अगर हम बात करें, दल बदल कानून कब नहीं लगेगा किसी व्यक्ति के ऊपर, अगर मान लो कोई पार्टी है, ठीक है ना, ये पार्टी अगर गठबंधन करता है, क्या करता है, गठबंधन, तो ये दल बदल कानून का विरोध में नहीं होंगे, मतलब सब उल्लंघन नहीं होगा, और जितने भी उस पार्टी के मेंबर हैं उनकी सदस्यता बनी ही रहेगी। समझ आ, चुनाव जीत गए हैं और चुनाव जीतने के बाद गठबंधन करते हैं ना, जैसे अब गठबंधन का नाम सुने होंगे, एनडीए करके सुने होंगे। एनडीए क्या है, गठबंधन है। यूपीए करके होता है, यूपीए सरकार। अभी इंडिया गठबंधन नया आया है, सुने ना नाम। तो ये सब गठबंधन है, चुनाव जीतने के बाद कोई दूसरा पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, सब पार्टी एक में मिल रहे हैं। समझ आ पा रहे हैं? तो ऐसा हो सकता है, ये इस अगर ऐसा हो रहा है कहीं भी, तो वो दल बदल कानून का उल्लंघन नहीं है और किसी भी सदस्य की सदस्यता रद्द नहीं होगा। समझ आ पा रहे हैं? लेकिन पार्टी में जुड़ गए, दूसरे पार्टी ज्वाइन कर लिए, तो उसका सदस्यता खत्म। समझ आ पा रहे हैं? और उस सीट भी खाली। आए कि नहीं समझ में? ये बात सबको क्लियर है सबका? चलो
दूसरा देखते हैं कि कब दल बदल कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अगर कोई पार्टी है और वो किसी मेंबर को, किसी सदस्य को निकाल देता है खुद से कि आपको हम अपने पार्टी में नहीं रखेंगे, अगर मान लो कुछ करप्शन कर रहा है या जनता किसी सदस्य के विरोध में काम कर रहा है, तो उस समय क्या करते हैं, पार्टी वाले उनको निकाल देते हैं। समझ आ पा रहा है? अब वो निकाल देने के बाद वो किसी भी पार्टी में जाए, समझ आ पा रहा है, वो कर सकता है। तो अगर पार्टी के द्वारा किसी सदस्य को निकाला गया है, उसके बाद कोई पार्टी ज्वाइन करे तो उसका दल बदल कानून का उल्लंघन नहीं होगा। समझ आ पा रहा है? तो उसकी सदस्यता रद्द नहीं होगा, क्योंकि पार्टी वाले ही उनको निकाले हैं, वो अपनी पार्टी से निकाले हैं। लेकिन जो सदस्य जो बना है वो तो रहेगा ही ना, वो लोकसभा का सीट जीत कर गए हैं तो रहेगा, लेकिन पार्टी वाले उसको निकाल दिए तो दूसरे पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। समझ आ पा रहे हैं कि नहीं? क्लियर है सबका? चलो, तीसरा कंडीशन इसका ये है, अगर एक तिहाई सदस्य किसी पार्टी के, कितने मेंबर जल्दी बताओ, एक तिहाई सदस्य जो है वो मिल के अगर पार्टी को छोड़ते हैं, पार्टी को छोड़कर अगर वो निकलना चाहते हैं उस पार्टी से, तो ऐसा हो सकता है। एक एक करके नहीं निकल सकते, समझ आ रहा है, सिंगल सिंगल, ग्रुप में एक साथ निकल सकते हैं। और ग्रुप कितने को होना चाहिए, कितने मेंबर, एक तिहाई सदस्य अगर मिल गए कि हमको इस पार्टी को छोड़ना, इस पार्टी में नहीं रहना है, तो हो सकता है वो सदस्य बने भी रहेंगे और दूसरे उस पार्टी को छोड़ भी सकते हैं। समझ आ पा रहे हैं? तो ग्रुप में छोड़ सकते हैं, सिंगल सिंगल नहीं छोड़ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो, पहला कंडीशन बताओ, कब दल बदल कानून का उल्लंघन नहीं होगा, अगर पार्टी क्या करते हैं, गठबंधन करता है, पार्टी किसी सदस्य को निकाल देता है, या एक तिहाई सदस्य पार्टी को छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। समझ आ पा रहा है? ये सिर्फ छोड़ सकते हैं, और छोड़ के मान लो किसी पार्टी ज्वाइन नहीं करे तो भी चल जाएगा, हाँ है ना। लेकिन चौथा कंडीशन इसका ये है कि सेम यही कंडीशन मैं दोबारा लिखता हूं, उसमें चौथा में इसको डबल बता दिया गया है कि एक तिहाई सदस्य पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। क्या बोला मैं, दूसरी पार्टी को, दूसरी, पहला कंडीशन में छोड़ दिया लेकिन किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किए, तब भी उनकी सदस्यता रहेगा वहां। समझ में आ रहा है? या पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को भी क्या कर लिए, ज्वाइन कर लेते हैं, तब भी ऐसा रहेगा, उनका सदस्यता रहेगा। समझ आ पा रहे हैं कि जल्दी बताओ, हाँ है ना। और पांचवा और अंतिम कंडीशन अगर हम देखते हैं, देखो, एक गठबंधन मतलब ये होता है कि जो पार्टी है वो पार्टी स्वतः बने ही भी रहेंगे लेकिन मिल के काम कर रहेंगे। समझ आ पा रहा है? लेकिन कभी कभी ये भी हो सकता है कि या दो से अधिक, दो या दो से क्या बोल रहा हूं मैं, अधिक पार्टी आपस में विलय हो गया। क्या हो गया जल्दी बता दो, विलय, तो भी दल बदल कानून का उल्लंघन नहीं होगा। समझ आ पा रहा है? तो ये भी नियम लिखा हुआ है लिस्ट में। समझ आ पा रहा है कि दो या दो पार्टी आपस में क्या हो गया, विलय हो गया, जुड़ गया, मिल गया, तब भी दल बदल कानून का उल्लंघन नहीं होगा और उनकी सदस्यता बनी रहेगी। समझ आ पा रहा है? और जो नए नाम से पार्टी बनेगा या जो पुराना भी नाम होगा तो उस पर चलते रहेंगे। समझ आ पा रहा है कि नहीं? तो इसके भी 5 कंडीशन कम से कम याद रखना है। समझ आ पा रहा है कि कब दल बदल कानून के तहत नहीं हटाया जा सकता। तो पहला, गठबंधन की परिस्थिति में, दूसरा, सदस्य को निकाल देंगे तब, तीसरा, एक तिहाई लोग पार्टी को छोड़ देते हैं, चौथे में एक तिहाई पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन भी कर लेंगे तब भी कुछ नहीं होगा, और दो या दो से अधिक पार्टी का क्या हो गया, विलयकरण हो गया, एक में क्या हो गया, मिल गया। तो ऐसा हो सकता है। समझ आ पा रही कि नहीं? क्लियर है तक सबका? तो ये हो गया हमारा दल बदल कानून, कहाँ लिखा हुआ है और क्या इसमें नियम होते हैं। समझ आ पा रहे हैं यहाँ तक, हाँ है ना? चलो आगे बढ़े। चलो कुछ नोट पॉइंट देखते हैं। अभी हमारा जो निर्वाचन के संबंध में पूरा पॉइंट चल रहा है, ठीक है ना। तो निर्वाचन के संबंध में कुछ नोट फैक्ट अपन देखते हैं कि क्या क्या यहाँ से आपको याद रखना है। समझ आ पा रहा है? जैसे क्वेश्चन आता है कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ मैं। जैसे ईवीएम को लेके क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो होता है, सब लोग तो जानते ही होंगे, जिसमें वोट डालते हैं अपन। तो ईवीएम का क्वेश्चन पूछा जाता है, ईवीएम का पहला प्रायोगिक परीक्षण जो है, कौन सा परीक्षण जल्दी बता दो, प्रायोगिक
प्रायोगिक परीक्षण कब किया गया था और कहाँ किया गया था, क्वेश्चन अक्सर आता है। तो ईवीएम का पहला प्रायोगिक जो परीक्षण हुआ था ये हुआ था केरल में। कहाँ हुआ था जल्दी बता दो। केरल में कुछ उपचुनाव करवाए थे। उपचुनाव बता चुका हूँ क्या होता है, कुछ पद खाली होता है या किसी का भी निधन हो गया, त्याग पत्र दे दिए, तो उस कंडीशन में तो केरल में कुछ उपचुनाव हुआ था, वहां किए गए थे उपचुनाव में। केरल के क्या बता दो, उपचुनाव में इसका यूज किया गया था पहली बार, और ये हुआ था 1982 में। कब हुआ था जल्दी बता दो, 1982 में। तो ये क्वेश्चन याद रहेगा सबको। ईवीएम का पहला प्रायोगिक परीक्षण कहाँ हुआ था, तो केरल के उपचुनाव में। कब का बात है ये, 1982 में ये हुआ था। खासकर समझ आ पा रहे हैं। ये तो केवल एक ही जगह उपचुनाव में जब करवाए थे, लेकिन अब देखते हैं बड़े रूप में इसका यूज कब किए, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे ईवीएम का नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा, ईवीएम का व्यापक, व्यापक मतलब बड़े रूप में, व्यापक जो प्रयोग है ये कब हमको देखने मिला। ईवीएम का क्या बता दो, व्यापक प्रयोग देखने मिला, ये देखने मिला था राजस्थान में। और राजस्थान में कौन सा चुनाव करवाए थे, तो विधानसभा का चुनाव। राजस्थान में कौन सा चुनाव, अब विधानसभा चुनाव तो पूरे जितने भी विधानसभा वहां सीट होंगे सभी जगह इसका यूज करेंगे। तो इसका व्यापक रूप से उपयोग कहाँ किए थे, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में। और ये बात है 1998 98 का। कब का बात है जल्दी बताओ, 1998 में व्यापक रूप से यूज पहली बार उसी टाइम हुआ था। और प्रायोगिक रूप से केवल एक परीक्षण करना था, तो इसको हम कहाँ किए थे, केरल के उपचुनाव में। समझ आ पा रहे हैं। व्यापक रूप से कहाँ किए, राजस्थान के विधानसभा चुनाव में 1998 में। क्लियर सबका। अब तो विधानसभा तक आ गया, अब देखते हैं लोकसभा में कब इसका यूज किए थे, ठीक है ना। तो तीसरा क्वेश्चन आएगा ईवीएम से कि ईवीएम का प्रयोग अगर हम बात करें लोकसभा जो चुनाव है, लोकसभा का जो चुनाव है इसमें कब किया गया था। समझ आ पा रहे हैं। तो ईवीएम का चुनाव जो है लोकसभा मतलब पूरे देश भर में इसका यूज करेंगे। समझ आ पा रहे हैं। तो लोकसभा में पहली बार इसका उपयोग किया गया था 2004 में। कब किए थे जल्दी बताओ, 2004। तो ये तीन क्वेश्चन अच्छे से याद रहेगा। केवल परीक्षण केरल उपचुनाव, विधानसभा मतलब किसी राज्य में, कहाँ हुआ था, राजस्थान में। और पूरा देश भर में कराना मतलब लोकसभा का चुनाव करवा दो, पूरा देश भर में एक साथ यूज हो जाएगा। समझ आ पा रहे हैं। तो लोकसभा उपचुनाव सॉरी लोकसभा चुनाव में कब यूज आया था, 2004 में। समझ आ रहे हैं। तो ईवीएम में क्या होता था कि जितने मेंबर होते थे और जो उनका चुनाव चिन्ह होता था वो लिस्ट में लिखा रहता है। लेकिन एक नया लिस्ट में एक नया ऑप्शन लास्ट में देखने मिला। स्टार्टिंग में जब होता था तो केवल नाम और चुनाव चिन्ह जिसमें आप बटन दबाओगे लगेगा। समझ आ पा रहे हैं। जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनका नाम और उनका चुनाव चिन्ह रहेगा। समझ आ पा रहे हैं, है ना। लेकिन इसमें एक नया ऑप्शन आया था नोटा। क्या आया था जल्दी बता दो। नोटा एक ऐसा ऑप्शन था, अगर आपको जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं उसमें से अगर कोई भी पसंद नहीं है तो नोटा ऑप्शन को प्रेस कर सकते हैं। समझ आ पा रहे हैं कि जितने, अब भाई चुनाव लड़े, अब हर आदमी को सब कोई ना कोई पसंद ऐसा जरूरी है क्या, नहीं है। तो हो सकता है कि कोई ऐसा सदस्य ही किसी मतलब कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको कोई जितने चुनाव लड़ने में खड़े कोई पसंद नहीं है, एक भी जन पसंद नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन को दबा सकता है, नोटा को दबा सकते हैं। समझ आ पा रहे हैं। और ये ऑप्शन आया कब, तो 2013 में नया ऑप्शन जुड़ा था। और इस ऑप्शन को पहली बार कौन सा स्टेट में जोड़ा गया था, तो छत्तीसगढ़ में, अपने ही राज्य में जुड़ा था पहली बार। हमारे छत्तीसगढ़ के में जो हुआ था चुनाव वगैरह, उसमें ही इसको नया ऑप्शन को देखने मिला। नोटा का जो पूरा नाम होता है नन ऑफ द एबो या दिस एबो करके, एक बार चेक कर लेना आप लोग। समझ आ पा रहे, हाँ, नन ऑफ द एबो होगा ना, ठीक है ना। क्या होगा जल्दी बता दो, नन ऑफ द एबो मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब ऊपर जो भी उनमें से कोई नहीं होगा, ऐसा करके। समझ आ पा रहा है, क्योंकि सबसे नीचे ही रहेगा ये, तो ऊपर जितने हैं उसमें से कोई नहीं हमको चॉइस करना है, तो नोटा ऑप्शन को प्रेस कर सकते हैं। और ये ऑप्शन कब जुड़ा था हमारे यहाँ जल्दी बता दो, 2013 में। और कौन से राज्य में पहली बार देखने मिला, छत्तीसगढ़ राज्य में देखने मिला। यहाँ तक क्लियर है सबका। तो ईवीएम से चार प्रमुख क्वेश्चन याद रहेगा सबको। चलो इसके अलावा अगर हम देखें तो एक आध दो क्वेश्चन और लिखा देता हूं जो चुनाव से रिलेटेड है हमारा।
और वो क्वेश्चन आता है आपका स्याही वाला, कि जो मतदान में जो हम स्याही यूज करते हैं वो स्याही किसका बना होता है? उंगली में स्याही लगाते हैं ना, तो स्याही किसका बना होता है बताओ भाई इधर। तो यश, अच्छा वो कहीं से भी मंगवा लेते हैं, ऐसा है क्या? बताओ इधर, किसी की जानकारी? नहीं पता, क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो ये तो प्रीवियस ईयर में बहुत बार देखने मिला है कि मतदान में जो हम स्याही का यूज करते हैं, उंगली में जो लगाते हैं, जो छूटता नहीं है, जितना हवा पड़ेगा उतना सूखेगा और उतना ही मजबूत कठोर होगा। समझ आ पा रहा है? तो ये बना होता है सिल्वर नाइट्रेट। किसका बना होता है जल्दी बता दो? सिल्वर नाइट्रेट। याद रखे सबको, नाइट्रेट का स्पेलिंग क्या है? NIT, RATE रहता है ना, तो देख लेंगे स्पेलिंग वगैरह, याद रहेगा सबको, देख लो। चलो, तो सिल्वर नाइट्रेट जो है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ कि भारत में मतदाता दिवस कब मनाते हैं? ये पहले बताया था क्या? 25 जनवरी, निर्वाचन आयोग का जो स्थापना हुआ था ना, 25 जनवरी के दिन शुरू शुरू बताया था, इसलिए 25 जनवरी को ही क्या मनाते हैं जल्दी बता दो? मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो ये प्रमुख फैक्ट है, इतना कम से कम अलग से याद रखना। समझ आ रहे हैं यहाँ तक? हाँ है ना, जल्दी बताओ। चलो, तो ईवीएम का पहला प्रायोगिक परीक्षण केरल उपचुनाव, व्यापक रूप से उपयोग राजस्थान विधानसभा चुनाव, पूरे देश भर में उपयोग लोकसभा चुनाव 2004। क्लियर है सबका? नोटा ऑप्शन कब ऐड हुआ? 2013। कौन से राज्य में? छत्तीसगढ़। स्याही की जो होता है वो किसका बना होता है? सिल्वर नाइट्रेट का। और मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी। क्लियर है यहाँ तक सबका? आगे बढ़े। चलो, तो ये हमारा जो टॉपिक है, जो निर्वाचन से रिलेटेड पूरा टॉपिक हमारा हो चुका है। तो हम जो अभी कौन सा भाग पढ़ रहे थे भाई? हाँ, भाग 15 पढ़ रहे हो ना? भाग 15 जो था वो किससे रिलेटेड था? निर्वाचन से संबंधित था। समझ आ पा रहे हैं? आए ना? चलो, अब देख लो, ध्यान से बातें मत करो बीच बीच में भाई। अब आते अपन भाग 16 में। ठीक है, भाग 16। भाग 16 में जो आर्टिकल आपको देखने मिलेगा, आर्टिकल 330 से 342। कितना बताओगे? 330 से 342 नंबर तक का जो भी अनुच्छेद होगा संविधान में, वो हमारा भाग 16 में है। क्लियर है सबका यहाँ तक? और ये जो रहेगा, ये आरक्षण को लेके, मुद्दे को लेकर है भाग 16। तो अगर हम बताएंगे कुछ वर्गों कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान, लाइन ये लिखा हुआ है, लेकिन उस विशेष प्रावधान के अंतर्गत हम आरक्षण के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? कि कौन सा जो वर्ग है उसको कहाँ आरक्षण है, कहाँ नहीं है। ये सब बातों की चर्चा यहाँ करेंगे। समझ आ पा रहा है? तो भाग 16 क्या है? कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान। और कोष्टक में एक शब्द हम क्या बता सकते हैं? तो आरक्षण से रिलेटेड जो भाग है वो है भाग 16। क्लियर सबका? हाँ है ना? चलो, तो अब इसको एक एक करके हम समझते चलेंगे आगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल क्रमांक 330। क्या देखेंगे जल्दी बता दो? आर्टिकल क्रमांक 330। तो अनुच्छेद 330 के तहत नियम यह है कि लोकसभा में, कहाँ बता दो? लोकसभा में SC ST जो भी लिख सकते हैं, ST SC को आरक्षण दिया जाता है। समझ आ पा रहा है? तो लोकसभा के भीतर कुछ सीट उनके लिए एकदम रिजर्व है कि उसमें वही लोग आएंगे। समझ आ पा रहा है? और आगे बताऊंगा कितना सीट रिजर्व है, अभी लिखेंगे। समझ आ पा रहा है? तो लोकसभा में ST SC को जो आरक्षण दिया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत? 330 के तहत है। क्लियर है तक सबका? है ना? चलो, एकदम शॉर्ट शॉर्ट में अपन क्लियर करेंगे ना। अब आते हैं आर्टिकल क्रमांक 331। इसके तहत अगर हम बात करेंगे तो लोकसभा में, कहाँ बता दो? लोकसभा में एंग्लो इंडियन, क्या बता दो? एंग्लो इंडियन। लोकसभा में क्या बताएंगे? एंग्लो इंडियन का भी आरक्षण का प्रावधान है, प्रावधान था बोल सकते हैं।
और इनकी नियुक्ति कौन करता था? राष्ट्रपति। और ये वाला अनुच्छेद अभी काम में है या नहीं, अभी मैं आगे बताऊंगा। समझ आ रहा है कि ये जो आर्टिकल हम जो देख रहे हैं कि 331 में लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन की जो नियुक्ति कौन करता था? राष्ट्रपति। इसको किस संशोधन के तहत अभी हट गए हैं उसको, ठीक है ना, अभी लास्ट अभी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। क्लियर है तक सबका? अभी केवल बता रहे हो कि कौन सा अनुच्छेद में किनको आरक्षण का मुद्दा है। तो 330 में क्या बता दो? लोकसभा में SC ST। 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण है। दो लोगों को नियुक्त करते थे जो अभी नहीं है, और किनके द्वारा नियुक्ति करते थे बोलेंगे तो राष्ट्रपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आएगा 332। क्या देखेंगे, जल्दी बता दो। 332 में आपको बात करेंगे विधानसभा में, कहा जल्दी बता दो। विधानसभा में SC ST का आरक्षण, क्या बताओगे? विधानसभा में भी SC STओ का सीट रिजर्व होता है, आरक्षण है उनको। जितना सीट रिजर्व है उसमें उतने लोग ही आएंगे, ऐसा करके। समझ आ पा रहा है? क्लियर है सबका? फिर आगे बढ़ते हैं आर्टिकल क्रमांक 333 333। इसके तहत बात करेंगे विधानसभा में एंग्लो इंडियन। विधानसभा में क्या बता दो? एंग्लो इंडियन को आरक्षण का प्रावधान है, और इनकी जो नियुक्ति कौन करता था? तो राज्यपाल। कौन करता था? राज्यपाल। हाँ है ना? तो एंग्लो इंडियन मतलब समझ रहे हो ना? एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होता है? आंग्ल भारतीय बोलते हैं, मतलब ऐसा कोई ब्रिटिश नागरिक जो आज़ादी के बाद यहीं रह गए हैं, ठीक है ना? समझ आ पा रहा है? तो उन सबको अपन क्या बोलते हैं? एंग्लो इंडियन बोलते हैं। अंग्रेज थे लेकिन यहीं शादी वादी करके बस चुके हैं। समझ आ पा रहा है? हाँ है ना? या उनके बच्चे अभी भी है मान लो, तो वो सब किस में गिने जाएंगे? एंग्लो इंडियन में गिने जाते हैं, ब्रिटिश नागरिक होते हैं। समझ आ पा रहा है कि नहीं? क्लियर है सबका? तो ये चारों को एक साथ कभी भी पढ़ना आप लोग, ठीक है? चारों को कॉम्बिनेशन बना के एक साथ याद करेंगे ना। चलो बताओ। 330 में लोकसभा में SC ST का आरक्षण। 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण। 332 विधानसभा विधानसभा में SC ST का आरक्षण है। और 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन का आरक्षण। और नियुक्ति क्लियर है यहाँ तक सबका, कौन कैसे करता है ना? चलो, चारों एक साथ होने के बाद हम आगे बढ़ते हैं 334 से ना। इसको ये थोड़ा 334 थोड़ा बड़ा अनुच्छेद है, तो एक साथ मैं बता देता हूँ क्या है ये। 333 तक क्लियर है सबका? चलो शांत रहिए। तो आर्टिकल जो 334 है, अनुच्छेद जो 334 है, इसमें एक नियम लिखा है, ध्यान देंगे सब लोग। नियम इसमें यह बताया गया है कि जो SC ST जो है, बातें ना करें, SC ST समुदाय को देश की विधायिका में, देश की क्या बता दो? विधायिका। देश की क्या बता दो? विधायिका में, मतलब जहां कानून निर्माण होता होगा। समझ आ पा रहे हैं? विधायिका में 70 वर्षों तक, कितना वर्षों तक जल्दी बता दो? 70 वर्षों तक उनको आरक्षण का नियम, आरक्षण का प्रावधान था। कितने वर्षों तक बता दो? 70 वर्षों तक आरक्षण का प्रावधान था। और ये जब नियम बना, ठीक है ना, जैसे कि हमारा जो संविधान 1950 में बना, और 70 साल कंप्लीट हो गया हमारा 2020 में। बात समझ आ रहा है? हाँ है ना भाई? 50 से 100 में 2000 में आएंगे, 1950 से 2000 में आएंगे तो 50 साल ये हो गया। और 2000 से फिर 2020 में आएंगे तो 20 साल ये हो गया, तो 70 साल कंप्लीट हो गया। तो ये 70 साल कब कंप्लीट हुआ अगर हम बात करेंगे, तो 70 साल कंप्लीट हो रहा था 26 जनवरी के दिन, तो लागू हो गया था। तो 25 जनवरी के दिन 70 साल हमारा हो जाता है। 25 जनवरी 2020। इसमें नियम ये लिखा था कि SC ST अगर हम बात करेंगे तो SC ST को विधायिका में कितने सालों तक? 70 सालों तक क्या मिलेगा? आरक्षण मिलेगा, ठीक है ना? और 70 सालों तक जो विधायिका में अगर हम आरक्षण का बात करें, तो आरक्षण को लेकर कितने कितने सीट रिजर्व थे इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है ना? तो रिजर्व अगर हम बात करें, एक तरफ मैं लेता हूँ संसद के बारे में, कहाँ लेता हूँ जल्दी बता दो? संसद का। और दूसरा अपन लेते हैं विधानमंडल का, विधान मंडल, ठीक है? तो संसद में अगर हम बात करें, संसद में
एससी का टोटल कितना सीट रिजर्व है, तो 84, कितना बताओगे 84। और एसटी का है संसद में जो सीट रिजर्व वो है 47। आए बात समझ में। और विधानमंडल के अंदर हम देखेंगे तो सेम यही मैं लिखता हूँ, एससी और एसटी का पूरे राज्यों को मिला के, देश में सभी राज्यों को अगर मिला देता हूँ तो एससी के 614 सीटें हैं वो रिजर्व है, ठीक है ना। और एसटी के लिए 554, कितना सीटें जल्दी बताओ, 554, इतने सीट उनके लिए रिजर्व है। किस आर्टिकल के तहत ऐसा हो रहा है हम बात करेंगे तो क्या बताओगे। देखो इसके पहले हम सिर्फ ये लिखे हैं कि 330 के तहत लोकसभा में एससी एसटी को आरक्षण देना है, 332 के तहत विधानसभा में एससी एसटी को आरक्षण देना है, लेकिन कितना कितना सीट में देंगे इसकी चर्चा कहाँ है, 334 में, कि जब देश का संविधान लागू हुआ उसके 70 सालों तक आरक्षण का नियम होगा और संसद चाहे तो इसको आगे बढ़ा भी सकता है। समझ आ पा रहा है ना। तो ये संसद में एससी एसटी और विधानमंडल में एससी एसटी को कितने कितने सीट थी इनको आपको याद रखना है। समझ आ पा रहा है ना। और इसी के साथ साथ अगर हम ये चीज का मुद्दा बात करें, एससी एसटी के साथ साथ ये जो नियम और किस पर लागू होता था, तो बात करेंगे एंग्लो इंडियन, किस पर लागू होता था जल्दी बताओ। एंग्लो इंडियन के लिए भी सेम नियम था, उनको भी 70 सालों तक ही आरक्षण होना था। आए बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। चलो अब देखते हैं कि भाई ये तो हमारा जो 25 जनवरी 2020 तो आगे निकल चुके हैं ना। तो अब हमारे पास टोटल 3 मुद्दे थे, सॉरी 2 मुद्दे, एससी एसटी का आरक्षण और एक था एंग्लो इंडियन का आरक्षण, ठीक है ना। तो उसके लिए एक संशोधन यहाँ पास हुआ देश में। इस संशोधन अगर हम देखते हैं 126 नंबर का, 126वां संविधान संशोधन किए 2020 में, है ना। और इस संविधान संशोधन के तहत ये जो एससी एसटी का जो आरक्षण का जो नियम था इनको 10 वर्षों तक बढ़ा दिया गया। एससी एसटी वाला जो आरक्षण का जो मुद्दा था उसको कितने सालों तक, 10 वर्षों के लिए और आगे बढ़ा दिए, मतलब 2030 तक। कब का जल्दी बता, 2030 तक उनको आरक्षण मिलेगा, है ना। और एंग्लो इंडियन वाला जो आरक्षण था इसको खत्म कर दिए, इसको क्या कर दिए, खत्म, कि अब नेक्स्ट एंग्लो इंडियन की नियुक्ति नहीं होगा सदनों में। भले अनुच्छेद अभी भी है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन संशोधन करके नियम को चेंज भी कर सकते हैं। समझ आ पा रहे हैं कि नहीं, है ना। तो 26वां संशोधन 2020 के तहत एसटी एससी के आरक्षण को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, 10 वर्षों के लिए। नियम था 70 साल तक का, मतलब 2020 तक का, इसको बढ़ा के 10 साल बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2030 तक के लिए उनको क्या कर चुके हैं, बढ़ा चुके हैं। समझ आ पा रहे हैं कि नहीं, जल्दी बताओ। तो ये अनुच्छेद 334 में सिर्फ ये बताया गया है कि 70 सालों तक उनको आरक्षण देंगे, ये लिखा है। और 70 साल उनका कंप्लीट हो चुका है। समझ आ पा रहे हैं। और कंप्लीट होने के बाद क्या नया नियम निकले, समझ गए सब लोग। तो क्या नया नियम निकले जल्दी बताओ, कि 10 वर्षों के लिए किनके आरक्षण को और ऐड कर चुके हैं, एसटी एससी, किनके आरक्षण को खत्म कर दिए, एंग्लो इंडियन वाला। समझ आ पा रहे हैं, है ना। चलो तो 334 सबको याद रहेगा ना। चलो चलो 334 के बाद हम आगे बढ़ते, नेक्स्ट है आर्टिकल क्रमांक 335, ठीक है। 335 में बताया गया है कि जो एससी एसटी जो होंगे इनको अनुच्छेद 335 के तहत जो भी नौकरी के जो फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं उनमें पैसे को लेकर हो या पद को आगे बढ़ाने को लेकर हो, ठीक है ना, नौकरी तथा प्रमोशन, ये एकदम इनको फास्ट मिलता है, एकदम जल्दी जल्दी। समझ आ पा रहा है ना। तो 335 में लिखा है कि एससी एसटी को नौकरी में लगते समय, समझ आ पा रहा है ना, और अगर लग जाते तो उनके प्रमोशन में जो भी होगा उनको आरक्षण मिलेगा। क्या मिलेगा, आरक्षण, और उनको बहुत सारी सुविधाएं भी दी जाएंगी। समझ आ पा रहे कि नहीं। तो ये आर्टिकल 335 क्लियर है सबका। 335 एससी एसटी को किन में आरक्षण, नौकरी में, और प्रमोशन में क्या होता है, आरक्षण। किस अनुच्छेद के तहत, 335 के तहत। क्लियर है, बातें ना करें। चलो अब देखते हैं आर्टिकल क्रमांक 336। एक 336 में जैसे कि सेम चीज जो एसटी एससी के लिए जो नियम है नौकरी और प्रमोशन वाला, वही सेम चीज यहाँ पास एंग्लो इंडियन का देखने मिलता है। किसका देखने मिलता है, एंग्लो इंडियन। इनको भी अगर एंग्लो इंडियन देश में है
तो उनको भी नौकरी और प्रमोशन में क्या मिलेगा? आरक्षण। समझ आ पा रहे हैं? है ना? इसके अलावा देते हैं 337। 337 में ये है कि जो एंग्लो इंडियन जो है, इनको इनकी पढ़ाई के लिए, इनके शैक्षण मतलब शिक्षा के लिए शैक्षणिक शैक्षणिक अनुदान दिया जाएगा, ऐसा नियम होता है संविधान में। शैक्षणिक अनुदान, जिसको अपन स्कॉलरशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कॉलरशिप। तो एंग्लो इंडियन को शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अलग से उनको स्कॉलरशिप देते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके वो पढ़ाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट के तरफ से उनको फीस वहाँ जमा हो जाता है स्कॉलरशिप के मदद से। आ रहा बात समझ में? या हो सकता है फीस लगा देंगे, लास्ट में उनको स्कॉलरशिप के तहत पूरा रिटर्न हो जाता है। आया बात समझ में? तो ये किन के लिए नियम है जल्दी बताओ? एंग्लो इंडियन के लिए शैक्षणिक अनुदान, या एक शब्द में हम क्या बोले, स्कॉलरशिप, किस आर्टिकल के तहत नियम है? 337 के तहत ये आरक्षण होता है। यहां तक क्लियर है सबका? है ना? चलो अब आते हैं 338। पूरा आरक्षण का टॉपिक हमारे चल रहा है। अब जैसे कि 338 के तहत कौन 338 के तहत एससी आयोग का गठन होता है। किसका गठन होता है जल्दी बता दो? एससी आयोग, अनुसूचित जाति आयोग। जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? 338। और उनको आगे बढ़ाने के लिए पूरे रिपोर्ट तैयार करेंगे। समझ आ पा रहा है? तो एससी आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत? 338। और इसका अगर हम बात करें, एससी आयोग का गठन कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया था? समझ आ पा रहे हैं? तो इसके लिए किया गया था 65वां नंबर का संविधान संशोधन 1990 में। आ रहा बात समझ में? जिसके तहत कौन सा आयोग का गठन किया गया? एससी आयोग का गठन का प्रावधान पहले था, लेकिन इसके अंदर जो नियम कानून जो बने वो सब किस पे बने? 65वां संशोधन 1990। और इसके अंतर्गत टोटल 7 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? 7। और एससी आयोग का गठन कौन करेगा देश में? तो राष्ट्रपति। कौन करता है? और कोई काम होता नहीं है दरअसल। नियुक्ति, गठन, शपथ, ये सब कौन करेगा? राष्ट्रपति। पूरा काम धाम प्रधानमंत्री। समझ आ पा रहे हैं? तो एससी आयोग बस याद रखेंगे। एससी आयोग के संबंध में आर्टिकल बता दो 338, है ना? और कुल कितने मेंबर होते हैं जल्दी बता दो? 7 सदस्य। उनकी पूरी नियुक्ति, आयोग का गठन सब कौन करेगा? राष्ट्रपति। यही सेम चीज जो नियम हम देखेंगे 339 में, ये रहेगा आपका एसटी आयोग। कौन सा आयोग होता है? एसटी आयोग। एसटी आयोग के संबंध में जो हम संशोधन देखने मिलता है वो है आपका क्या बोलते हैं इसको, 89वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। जिसके तहत कौन सा आयोग आया है देश में जल्दी बताओ? एसटी आयोग। और इसमें कुल कितने मेंबर होते हैं? तो 5 सदस्य। कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। और इन सब की नियुक्ति और इनका गठन भी कौन करता है जल्दी बताओ? राष्ट्रपति ही करेगा। 5 सदस्य होते हैं यहाँ पर। समझ आ पा रहे हैं? हाँ है ना? और ये जो आयोग जो होते हैं, इनके अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है। अध्यक्ष जो होते हैं, चाहे वो एसटी आयोग, एससी आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करता है। किसके सलाह पर जल्दी बताओ? प्रधानमंत्री के सलाह पर। प्रधानमंत्री के सलाह पर कौन करेगा जल्दी बता दो? राष्ट्रपति करता है। और ये जो अध्यक्ष जब रिपोर्ट रेडी करता है, तो इस रिपोर्ट को किसको देता है जल्दी बता दो? तो राष्ट्रपति को देगा। एससी आयोग वाला या एसटी आयोग वाला जो है, ये अपनी रिपोर्ट को किसको सौंपते हैं जल्दी बता दो? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और एससी और एसटी आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, इसको किनके समान दर्जा होता है? तो केंद्र सरकार का जो कैबिनेट मंत्री है, केंद्र सरकार का क्या बता दो? तो कैबिनेट मंत्री को जितना पावर होता है, जितना शक्ति होता है, उतनी ही पावर इनको दिया गया है एससी आयोग और एसटी आयोग के अध्यक्ष को। समझ आ पा रहे हैं? तो पावर में एकदम कोई एकदम कम नहीं है। कैबिनेट मंत्री के समान इनको दर्जा है यहाँ देश में। समझ आ पा रहे हैं? है ना? तो फिर से एक बार देख लो, बातें ना करें। 335 क्लियर है सबका? देख लो 335 क्या है? एससी एसटी में, एससी एसटी को नौकरी और प्रमोशन वाला है। 336 में एंग्लो इंडियन को नौकरी में और प्रमोशन में आरक्षण। 337 में एंग्लो इंडियन को शैक्षणिक अनुदान का जो नियम है, या स्कॉलरशिप जिसको हम बोल सकते हैं। 338 में क्या है? एससी आयोग। 339 में एसटी आयोग।
इन दोनों का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति। इनके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर। इन दोनों आयोग के अध्यक्ष को किनके समान दर्जा? कैबिनेट मंत्री के समान क्या होता है? दर्जा प्राप्त है। क्लियर सब क्या होता है? चलो अब आते हैं 340। 340 में है ओबीसी आयोग। कौन सा आयोग है जल्दी बता दो? ओबीसी आयोग आपको याद रखना है। ओबीसी आयोग मतलब क्या है? पिछड़ा वर्ग जो आयोग है, ठीक है ना। ये जो है, अगर बात करें ओबीसी आयोग जो होता है, इसको ना माना गया है वैधानिक निकाय। ये संवैधानिक निकाय दोनों। ये क्या है जल्दी बता दो? वैधानिक निकाय है, ठीक है। और वैधानिक निकाय होने के नाते अगर हम बात करें तो इनकी जो सिफारिश जो की जाती है, इनके द्वारा जो क्या, जैसे इन लोग भी सिफारिश करके रिपोर्ट बनाते हैं, तो राष्ट्रपति क्या होता है उसको मानता ही है लगभग। समझ आ पा रहे हैं? लेकिन ओबीसी आयोग एक वैधानिक निकाय होने के कारण इनकी जो, इनके द्वारा कुछ सिफारिश अगर किया जाता है, क्या करते जल्दी बता दो? कुछ सिफारिश। तो सिफारिश को सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है। नहीं भी मानेगा तो भी चलेगा, ऐसा है। बाध्य नहीं है मतलब मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता। और बाध्य है बोलने का मतलब मानना ही पड़ेगा। समझ आ पा रहा है? तो ओबीसी आयोग एक प्रकार का क्या बताओगे? वैधानिक निकाय है, जिनके द्वारा किया गया सिफारिश को सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। मानना, मान लिया तो और अच्छी बात है, नहीं माना तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ पा रहे कि नहीं? हाँ है ना? क्लियर सब कहाँ तक? तो अभी देखो लगातार, जैसे पहला पिछड़ा वर्ग आयोग, दूसरा पिछड़ा, ऐसे करके बहुत सारे भी क्रमांक वही सभी आते हैं। तो आप लोग नेट में सर्च कर लेना कि अभी कौन से नंबर का एससी आयोग है, कौन से नंबर का एसटी आयोग चल रहा है, कौन से नंबर का ओबीसी आयोग है। क्रमांक अभी का देख के लिख ले करना। समझ आ रहा है? क्रमांक के हिसाब से अभी अध्यक्ष कौन है करके पूछ देता है। आया बात समझ में? इसमें से जो ओबीसी आयोग जो है, इसका जो सेकंड नंबर का जो ओबीसी आयोग जो था, उसका कुछ काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समझ आ पा रहा है ना? तो ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, इसके द्वारा जो कुछ काम किया गया है उसको आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ इन लोग अपना रिपोर्ट बनाते हैं और सरकार को देते हैं। तो वैसी दूसरा पिछड़ा वर्ग जब आया था देश में, तो इन्होंने भी अपना एक रिपोर्ट बनाया, और रिपोर्ट किसको सौंपा था? सरकार को। तो इनकी रिपोर्ट की चर्चा आज भी देश में होता है। समझ आ पा रहे हैं? इसलिए इसको बताना पड़ रहा है। तो दूसरा जो पिछड़ा वर्ग जो आयोग है, ये इसका गठन हुआ था मुख्य रूप से 1900, क्या लिखा हूं, 79, ठीक है ना। तो 1979 में अगर हम देखेंगे ध्यान से, तो देश में जनता पार्टी का सरकार आया। किसका सरकार आया? और जनता पार्टी के सरकार आने के बाद अगर हम बात करेंगे, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। किसके द्वारा किया गया अगर हम बात करेंगे, तो मोरारजी देसाई। क्या बताओगे? मोरारजी देसाई, ठीक है ना। तो मोरारजी देसाई के द्वारा दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। कौन से पार्टी के थे जल्दी बताओ? जनता पार्टी। और इन्होंने अपने रिपोर्ट के तहत एक नियम बनाया कि ओबीसी को, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग जो था, इसी को ही अपन एक शब्द में बोलते थे मंडल आयोग। क्या बोलते थे उस समय? मंडल आयोग के नाम से जानते थे। दूसरा जो पिछड़ा वर्ग जो आयोग है, इसको क्या नाम से जानते हैं जल्दी बता दो? मंडल आयोग बोलते हैं। और इनके हिसाब से जो ओबीसी है, इनको 27% आरक्षण देने वाला नियम को लागू करवाया गया था। समझ आ पा रहा है? कितना परसेंट? तो ओबीसी को जो 27% जो आरक्षण मिलता है, वो कौन से आयोग की सिफारिश पर मिलता है? मंडल आयोग ने सिफारिश किया था कि ओबीसी को कितना परसेंट आरक्षण दिया जाएगा? 27% आरक्षण दिया जाएगा, ऐसे करके। समझ आ पा रहे हैं? और इस नियम को अगर हम बात करें, नियम तो बना दिए, रिपोर्ट अपना सौंप दिए, लेकिन ये 27% वाला जो आरक्षण का जो मुद्दा है, वो देश में लागू कब हुआ? कौन लागू किया? तो देश में लागू हुआ था 1990 में। देखो, रिपोर्ट बहुत पहले ही हो चुका था। समझ आ पा रहा है? लेकिन 27% वाला जो आरक्षण का मुद्दा है, ये दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग वाला दिया था, लेकिन इसको लागू कब किया गया जल्दी बता दो?
और किनके द्वारा लागू किया गया? तो उस समय प्रधानमंत्री जो थे वो थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। कौन थे जल्दी बता दो? विश्वनाथ प्रताप सिंह। आ रहा बात समझ में? तो ये अभी भी आप लोग मुद्दा सुनते होंगे कि ओबीसी कितना परसेंट आरक्षण मिलता है? 27%। कौन से आयोग के द्वारा सिफारिश? मंडल आयोग। लागू कब हुआ? 1990 में। किनके द्वारा लागू किया गया? विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो उस समय देश के क्या थे? प्रधानमंत्री। लेकिन आगे चल के ये मुद्दा गया सुप्रीम कोर्ट में। कहां चले गया? सुप्रीम कोर्ट की कैसे ऐसा हो सकता है करके। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा गया 1992 में, और सुप्रीम कोर्ट ने 27% आरक्षण वाले मुद्दे के हिसाब से बोला कि मैं ओबीसी को दो भाग में बांटूंगा। मतलब ओबीसी ने अपने जो उसके पास याचिका दायर हुआ था उसके हिसाब से बोला सुप्रीम कोर्ट। कब का मामला है जल्दी बता? ये एससी हिंदी लिख देता हूँ हिंदी में, नहीं तो एससी समझ जाओगे क्योंकि अभी एससी एससी चल रही इसलिए, ठीक है नहीं? कौन सा कोर्ट जल्दी बता दो? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को ही क्या बोलते हैं? उच्चतम न्यायालय। क्या बोलते हैं जल्दी बता दो? उच्चतम न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में एक कानून लागू किया और ओबीसी को दो भाग में बांट दिया। कितने भाग में बांट दिया? ओबीसी को दो भाग में, जिसमें से एक होता है क्रीमिलियर। जल्दी बता दो क्या होता है क्रीमिलियर? सुने हो ना नाम ना? आप ही लोग में से कोई ना कोई होंगे। क्रीमिलियर करके एक कैटेगरी बना दिया। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने 1992 में ये नियम निकाल दिया, और नियम निकाल के ओबीसी कितने श्रेणी में बांट दिया? दो श्रेणी में, जिसमें एक क्या बोला गया जल्दी बता दो? क्रीमिलियर। और दूसरा जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन क्रीमिलियर। समझ जाओ क्या? शॉर्ट में लिख देता हूं। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि क्रीमिलियर कौन होंगे? तो क्रीमिलियर जो होंगे, इसको थोड़ा सा मैं जगह बना लेता हूं। तो इसमें कुछ नियम देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का 1992 का जो नियम आया, जिसमें ओबीसी को कितने हिस्से में बांट दिया गया? कितने श्रेणी में? दो, क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर। क्रीमिलियर में ऐसे व्यक्ति आएंगे जिनके परिवार का सालाना आय 8 लाख रुपए या इससे ज्यादा है। कितना जल्दी बता दो? 8 लाख रुपए या इससे ज्यादा अगर सालाना आय है परिवार का, तो उसको क्या बोलेंगे जल्दी बताओ? क्रीमिलियर। और 8 लाख रुपए से क्या है जल्दी बता दो? कम। 8 लाख रुपए से क्या बता देंगे अगर कम है? तो ऐसे ओबीसी को, ये हम जो श्रेणी पढ़े किसके बारे में पढ़े? ओबीसी का। तो ओबीसी के दो श्रेणी होते हैं, कौन कौन सा? क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर। समझ आ पा रहे हैं? तो क्रीमिलियर के अंतर्गत किस प्रकार के व्यक्ति आएंगे? जिनका ऐसे ओबीसी जिनका परिवार का सालाना है कितना? 8 लाख या उससे ज्यादा हो। और नॉन क्रीमिलियर में 8 लाख से कम अगर है तो नॉन क्रीमिलियर। तो जो क्रीमिलियर होंगे उन व्यक्तियों पर जो 27% का जो आरक्षण का बात किए इधर, ठीक है ना, 1990 में, तो ये उन पर लागू नहीं होगा। उनको आरक्षण नहीं मिलेगा जो क्रीमिलियर है उनको। समझ आ पा रहे हैं? लेकिन जिनका परिवार का मासिक आय 8 लाख रुपए से कम है, तो उनको जो 27% जो आरक्षण का नियम होता है वो मिलेगा। समझ आ पा रहे हैं? तो ये सुप्रीम कोर्ट का नियम था 1992 में। तो इस नियम को आज भी हम पढ़ते हैं कि एग्जाम में जब फॉर्म भरोगे तो पूछते हैं कि आप क्रीमिलियर में आते हो कि नॉन क्रीमिलियर, इसलिए इसको बता दिया हूं मैं। समझ आ पा रहे हैं कि नहीं? रहेगा याद सबको? तो क्रीमिलियर क्या होता है जल्दी बता दो? जिनका मासिक पारिवारिक आय कितना? 8 लाख या उससे ज्यादा है। नॉन क्रीमिलियर मतलब 8 लाख, इसलिए फॉर्म भरते हम कंफ्यूजन मत होना, नहीं तो बहुत लोग कंफ्यूजन रहते हैं कि हम किस में भरे, हम क्या है पता ही नहीं रहता ना समझ आ पा रहे हैं? तो अधिकांश लोग किस में भरते हैं? नॉन क्रीमिलियर। तभी तो आरक्षण वाला उनको मिलेगा सीट में। अगर मान लो कि वो क्रीमिलियर में भर दिए तो वो एक प्रकार का जनरल कैटेगरी में आ जाएगा, उनको कोई भी आरक्षण मिलेगा क्या? नहीं। लेकिन नॉन क्रीमिलियर है तो 27% आरक्षण। और जब भी सीटों का जब चयन होता है, मान लो कि मैं मान के चलता हूँ, ऐसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, कि मान लो जनरल के लिए 100 सीट है। कितने सीट है? 100। और ओबीसी के लिए मान लो 50 सीट भरना है, ठीक है ना? बात समझ आ रहा है? तो अगर मान लो कोई व्यक्ति ओबीसी का क्रीमी लेयर में है,
समझ आ रहा है? तो वो उसका गिनती केवल ऊपर के 100 सीट में बस होगा। अगर उसमें नाम आ गए टॉप 100 में तो उनका नाम सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मान लो कि कोई ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, समझ आ रहा है, तो उनका गिनती पहले ऊपर के टॉप 100 में करेंगे। अगर जनरल में आ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो उनका अन्य जो 50 सीट बचा ना उसमें भी उसका नाम देखेंगे है कैसे करके। अगर उसमें छटिंग हो आ गया तो उसको भी ले लेंगे। तो उनका चयन जो होगा पूरा 150 सीट में होगा। दोनों में अंतर समझ पा रहे हो क्या है? अगर क्रीमी लेयर में भर दिए तो जनरल की जितने सीट है उतने में बस आपका गिनती होगा, समझ आ पा रहा है? और नॉन क्रीमी लेयर है तो मतलब जनरल में भी आपका काउंट होगा, और ओबीसी के लिए जो इतना सीट है, जो आरक्षण के लिए जो जितना सीट उनको आरक्षण करके बनाए हैं उस पद के लिए जितना उन पे जिस सीट है ओबीसी का, उस सीट में भी आपका गिनती होगा। मतलब आपके नाम का गिनती 2 बार होगा। वैसे ही मान लो कोई एसटी वाला है तो उसका एक बार जनरल में काउंटिंग करते हैं, अगर उसमें नाम नहीं आया तो एसटी एससी को छांट छांट के निकालते हैं कि कहाँ है निकलो अगर के। समझ रहे हैं? तो वही आरक्षण का मतलब समझ पा रहे हो कि आरक्षण मतलब क्या है? अगर आप देखो जनरल मतलब ये होता है कि उसमें नाम एसटी एससी ओबीसी या जनरल कोई भी हो, पूरा एकदम जो ज्यादा नंबर लाया है वो जनरल में आएगा। बात समझ पा रहे हो? लेकिन जो कम नंबर लाया, जो जनरल में चयनित नहीं हो पाया शुरू में बिना कुछ छोट सोचे समझे एक मुश्त एक संग्रह सबको निकाल देते। एक संग्रह समझो नहीं, चाहे उसमें कोई भी हो, जनरल मतलब सब में एक साथ आ जाएंगे जो ज्यादा नंबर लाए हैं। उसके बाद अब छटिंग होगा, एसटी एसटी का, एससी एससी का, ओबीसी ओबीसी का। समझ आ पा रहा है? जितना सीट निकलना है तो हमारे लिए गिनती 2 बार होगा। तो ये होता है आरक्षण। समझ आ पा रहे हैं कि नहीं? जल्दी बताओ। तो किसमें भरोगे? और पैसा जब कमाना चालू कर दोगे तो इसमें भरना, ठीक है नहीं? क्योंकि जो ऐसे है उनको भी मौका मिलेगा ना भाई। समझ आ पा रहा है? जो सही चीज है भाई, पैसा आ रहा तो मतलब ज्यादा अगर पैसा कमाते तो इसमें भर दो, सॉरी क्रीमी लेयर में भर दो, क्या दिक्कत है? आया बात समझ में? तो ये हो गया हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग, क्या है समझ गए? आए ना? चलो तो इसके आगे बाकी कल देखते हैं हमारा कौन कहाँ तक हो गया है। 340 तक तो हो गया है टोटल। 342 तक का है टोटल आर्टिकल। तो कल 342 तक का आर्टिकल पढ़ेंगे। और इसके बाद जो हमारा जो आता है जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे भाग जो 17 होगा वो रहेगा राजभाषा। क्या रहेगा आपका? तो राजभाषा आयोग कौन कौन सा भाषा से रिलेटेड हम पूरा पढ़ेंगे भाग 17 में। क्लियर है सबके यहाँ तक? चलो तो ठीक है, आज आर्टिकल 340 तक कर लेना, ठीक है।